सो दिस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 10th केमिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। तो यहां पर और बच्चों को बहुत डाउट होता है भाई इस चैप्टर में, तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये चैप्टर तो जरूर बनाइए, सबसे पहले इसी चैप्टर को बनाइए। तो मैंने ऐसे मतलब स्प्लिटेड वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं इसके ऊपर कि भाई आईयूपीएससी नेम्स के ऊपर नॉमेनक्लेचर कैसे करा जाता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन, इसके अलावा कहो तो कैटिनेशन, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट वीडियो बना दिए हैं। पर यहां पर मैंने शुरू किया है कि भाई कुछ बेसिक जो इसका फंडामेंटल है ये क्लियर कर दिया जाए, तो इसके बाद बच्चे जो है काफी अच्छे से चैप्टर को कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर शुरू किया आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए यहां पर इस चैप्टर को, यस आज हम इस चैप्टर को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहां पर ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस 10th स्टैंडर्ड में इतने इंपॉर्टेंट ईयर में इतने सारे एलिमेंट्स है, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में, पर इसमें हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो इसकी खास बात होगी, कुछ तो इसका वर्सेटाइल या यूनिक नेचर होगा। इसका यूनिक नेचर क्या है, देखो, इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी ये बहुत सारे इतने कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकता है ना कि बाकी एलिमेंट्स मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं फॉर्म कर सकते जितना अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद कार्बन। कार्बन का सिंबल है C और कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। क्यों टेट्रावैलेंट बोलते हैं थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। ओके, कार्बन का मास नंबर क्या है, मास नंबर होता क्या है भाई, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम का। कम ऑन, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम मास नंबर कहते हैं। सो कार्बन का मास नंबर क्या है, 12। इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 6। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 6। एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर भी है 6। यानी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, कितने प्रोटॉन्स है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज कितने जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन का mass number is 12, that is it is having 6 protons 6 neutrons, so 6 plus 6 is 12 and atomic number is 6 because it is having 6 electron और 6 proton। बोलते रहो भाई, मेरे साथ बोलते रहो, एनर्जी बनी रहेगी। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल कार्बन के अंदर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वेरियस शेल्स, दैट इज 2,4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में कितना, कम ऑन, 4 इलेक्ट्रॉन। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन इज व्हाट, इट इज 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो वैलेंसी भी क्या हो गई, वैलेंसी भी हो गया 4। सो कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। वैलेंसी 4 का मतलब क्या, अब जैसे इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि भाई ये इसको अगर केमिकली स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, सेकंड ऑर्बिट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना होगा, या तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मंगा ले, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। मतलब एनी हाउ, चाहे वो अगर लूज भी कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन भी कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, शेयर भी करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गया 4। इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा यानी क्या, टेट्रा यानी 4 एंड वैलेंट का मतलब वैलेंसी। सो कार्बन वो एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ओके, यहां पर कार्बन का मैंने एटम ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देख लो इसको। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन दिख रहे होंगे आपको। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट वाला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सेकंड वाले में कितना है, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड ऑर्बिट में। ओके, तो बेसिक लेवल पे हमने कार्बन के बारे में समझ लिया। एक और बार देख लें, कार्बन का सिंबल है C और इसका मास नंबर है 12। यानी क्या, यानी कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, which is making the mass number 6 plus 6 as 12। और यहां पर atomic number of carbon is what, it is 6। that means कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। ओके, एटॉमिक नंबर अगर 6 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,4। यानी आउटर मोस्ट में कितना, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बिकम्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो गई, 4 हो गई। इसके लिए कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। दिस इज द कार्बन का एटम। अब इसमें
हम समझते हैं कि कार्बन, सबसे पहले हमको यहां चैप्टर में यही सीखना है अब कि कार्बन इतने सारे जो कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है, ये जो इसका यूनिक नेचर है, ये किस वजह से है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें पहला है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब क्या, अभी तो मैंने टेट्रावैलेंट बताया था, टेट्रा कोवैलेंसी क्या है। ठीक है, 4 रीजंस दिए हैं टेट्रा कोवैलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म। अब इसमें सबसे पहले टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा यानी क्या, टेट्रा यानी 4, तो कार्बन की वैलेंसी है 4, इसका ये मतलब है। और कोवैलेंसी का मतलब क्या, कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की एबिलिटी, एंड इट कैन ओनली इट कैन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, दिमाग दौड़ाओ। 2 टाइप के कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में जाता है और कैटायंस एनायंस फॉर्म होते हैं और फिर दोनों बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन में गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा, और ये NaCl जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बना। NaCl को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। यहां पर कोवैलेंट कंपाउंड यानी क्या, वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उनको हम क्या कहते हैं, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां पर हमको क्या कहा जा रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसकी एक खूबी है कि ये सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड यानी सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ओके, तो यहां पर हमको 2 चीज समझनी होगी, क्या क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ शेयरिंग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कार्बन जो है, व्हाई कांट इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं होता, ये हमको देखना होगा। और क्यों नहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो खुले होने चाहिए। ओके, तो यहां पर हम ये दोनों चीजें देख लेंगे कि क्यों कार्बन सिर्फ शेयरिंग करता है, डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ओके, सो व्हेन यू से इट इज नॉट डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज अगर कार्बन की बात करें, वो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में किसी भी एटम को ना बहुत सारी एनर्जी जो है उसको लूज करनी होती है। तो यहां पर जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको काफी एनर्जी लूज करनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डबल एनर्जी लूज करनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हालत खराब हो जाएगी, भाई हालत खराब, सुन के हालत खराब हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा इसकी तो भाई मर जाएगा ये छोटा सा एटम। सो फॉर अ स्मॉल एटम लाइक कार्बन डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स and equivalent amount of energy it is not possible, because अगर कोई बड़ा कोई एटम होता, जैसे कि 4 वैलेंसी वाले दूसरे एटम भी है, सिलिकॉन है, ठीक है, तो यानी कि वो एलिमेंट्स अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके पास उतनी एनर्जी है वो उसके लिए। यहां पर इतना छोटा सा एटम है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो, इसकी हालत खराब हो जाएगी, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो कर सकता था, एक्सेप्ट करने में तो एनर्जी नहीं जाती। दोस्तों ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था यहां पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन होल्ड करता है एटम के अंदर, ये पॉजिटिव सेंटर। ये जो प्रोटॉन्स दिख रहे हैं ना, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, सो न्यूक्लियर चार्ज बनता है प्रोटॉन की चार्ज से। अब यहां पे 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, ध्यान देना इस बात पे, 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। देखो पॉजिटिव सेंटर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होगा। सो 6 प्रोटॉन इज ऑलरेडी होल्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और मंगाता है, एक्सेप्ट करता है अगर, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 और कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। It is very difficult for 6 protons to hold 10 electrons. ये बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ये उतना भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उतना एनर्जी दे नहीं पाएगा। और बिकॉज इट इज अ स्मॉल एटम, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दिक्कत आ जाती है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। सो दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है भाई, ये सिर्फ कार्बन में है, टेट्रा कोवैलेंसी, यानी वैलेंसी 4, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
कोवैलेंसी बड़ी बात है, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड फॉर्म करना, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन है व्हाई दिस कार्बन इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स, उसका दूसरा रीजन है कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन मतलब मैं पहले अभी वर्बली बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म ब्रांचेस और टू फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि कार्बन के पास वो खूबी है कि वो अपने ही जैसे एटम से लंबे चेन्स शेयर करके बना सकता है, ठीक है, ब्रांचेस बना सकता है, चाहे जितने चाहे उतने लंबे, और इसका कोई लिमिट नहीं, ऐसा नहीं कि 8 या 10 कार्बन, ये n नंबर ऑफ कार्बन को जोड़ सकता है और लॉन्ग चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है, पर कार्बन में भी ये प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। भाई नोट करते जाओ इसको। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी क्या? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, अब जैसे कुछ कंपाउंड्स है जिनको मोनोमर कहा जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहा जाता है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये एक कंपाउंड लिया, कार्बन का एक कंपाउंड है, ओके, दिस इज कॉल्ड ईथीन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, दिस इज कॉल्ड ईथीन। और ये जो ईथीन है, ये जो ईथीन है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ईथीन को, n नंबर ऑफ ईथीन्स को आपस में जोड़ा जा सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये एक लंबा चेन वाला, एक ऐसा ही मॉलिक्यूल, एक बड़े चेन वाला ईथीन जैसा मॉलिक्यूल दिखेगा। एंड अगेन क्योंकि यहां पर ईथीन जो है आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा चेन बना दिया गया। नाउ दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? पॉलीथीन। भाई बोलते जाओ, आवाज नहीं आ रही, आवाज यहां तक आनी चाहिए। सो दिस इज पॉलीथीन, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ attachment, yeah, the process in which monomers, many small molecules called monomers can be attached to form a long chain molecule called polymer. This process is called what? पॉलीमराइजेशन। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस है। कैटिनेशन मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, उनके एटम्स की प्रॉपर्टी है। बट व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन के काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है। इथीन बनता है पॉलीथीन, एस्टर बनता है पॉलिस्टर, और ऐसे करके बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जो आपस में लिंक करके नए नए कंपाउंड्स फॉर्म करते रहते हैं। तो देखो यहां पर हम रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है। तो इसका पहला खूबी देखा कि इसके पास शेयरिंग करने की बहुत जबरदस्त एबिलिटी है, जो हमको इन दोनों आगे के दोनों पॉइंट से हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। दोस्तों आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब है कि कार्बन के काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेम फॉर्मूला रखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं C5H12, नाउ व्हाट इज दिस C5H12? इसको कहते हैं पेंटेन। नॉर्मली दिस इज कॉल्ड पेंटेन। ये सब हम IUPAC नेम में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये चीज बताई गई है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। सो दिस पेंटेन, अब मैं इसको अलग अलग तरीके से बना सकता हूं। यहां पर देखिए, अगर मैंने कार्बन 5 कार्बन को ऐसे जोड़ दिया और उसके बाद जो बाकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो यहां पर देखिए दिस कार्बन इज फॉर्मिंग एन कंपाउंड जो C5H12 का इसका नाम है, यानी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। पेंटेन को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं। दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं, पेंटेन जो है, देखो यहां पर मैंने 4 कार्बन बनाए, एक कार्बन को इधर से एक्सटेंड कर दिया और यहां पर बाकी वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। तो इसमें भी देखो, अब दिस इज ऑल्सो C5H10 और अब ये पुराने वाले मॉलिक्यूल से अलग है। तो यानी 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो गए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, कार्बन क्यों ना इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करे। भाई एक ही तरीके की बॉन्डिंग से अलग अलग अगर चेन इधर उधर बिगड़ गया तो नया कंपाउंड बन जाता है। कमाल है यार। सो कार्बन इतने सारे इसलिए कंपाउंड फॉर्म कर पाता है बिकॉज उसके पास ऐसे 4 वरदान बड़े बड़े मिले हुए हैं। कौन सा? टेट्रा कोवैलेंसी
हैव अ जबरदस्त एबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है कैटिनेशन, डायरेक्ट बॉन्डिंग की अपने ही एटम से जबरदस्त एबिलिटी है। फिर हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, इनके कंपाउंड्स आपस में लिंक होकर नए नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट वाज आइसोमेरिज्म, यानी कि molecules having same molecular formula but different structures, they are different molecules, so this property is called isomerism। और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो यहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले देख लो। यहां पर हम कार्बन कंपाउंड्स कवर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसके क्लासिफिकेशंस, देन विल कम आइसोमर्स, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं भैया? ऑल दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड हो गया। सो सिंपल है ना, जैसे CO2, CH4, C6H12O6 है ना, CH3COOH, तो ये सब क्या हुए? कार्बन कंपाउंड्स हुए। जिसमें भी कार्बन दिख रहा है वो कार्बन कंपाउंड, सिंपल है। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है और उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, और साथ में कोई और एलिमेंट जैसे मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो ये एसेंशियल है कि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और काफी टाइम ऑक्सीजन भी आ जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि कार्बन हो और उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए और साथ में कोई और एलिमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स, ऑल्सो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ज्यादा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? हमारे लिविंग वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, हमारे मॉलिक्यूल्स में, हमारे फूड से जुड़ा हुआ है ना। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आता है। ओके, सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, C6H12O6 जो बेसिक ग्लूकोज होता है ना। फिर CH3COOH जो आपका एसिटिक एसिड है या विनेगर का जो कंपोजिशन है, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। भैया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज organic compounds या those compounds which contain carbon and hydrogen only, याद रहे, ठीक है। हम यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। They are those compounds which contain carbon and hydrogen only, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो ही एलिमेंट्स होना चाहिए। सिर्फ C रहेगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ H रहेगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, पर इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे CH4 है ना, देखो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। इस वाले में भी देखो, नहीं इसमें ऑक्सीजन आ गया है ना। C2H6 हो गया। हम वैसे यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो फिलहाल आप इतना याद रखो। और कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बन कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेन कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? जो कार्बन कंटेन करता है, उसके साथ में कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन होता है और उसके साथ में कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब उसके साथ और दूसरे एलिमेंट्स होंगे, मोस्टली ऑक्सीजन रहेगा, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ऐसे वाले को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जो कार्बन कंपाउंड्स है, अगर मैं उसको क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं उसको ऐसे दो कैटेगरी में डाल सकता हूं। एक इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक यानी क्या? जो इसके अलावा, हमारे ऑर्गेनिक के अलावा फॉलो होंगे। ऑर्गेनिक में क्या है? इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस कोई और हो सकता है ना, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इनऑर्गेनिक जैसे कि CO2 हो गया है ना, जिसमें कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एंड ऑल, ठीक है। सो कार्बन कंपाउंड के भी दो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन प्लस सम अदर एलिमेंट। इसमें भी आ जाता है एक स्पेशल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिर्फ कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर यस, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ये तो हमने देख लिया है, उसके अभी टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सो मूविंग टू हाइड्रोकार्बन्स।
राइट। हाइड्रोकार्बन्स का भी पहले लेवल पे हम इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चेन या फिर रिंग। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफैटिक कंपाउंड से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, इसमें बेसिकली 3 आता है। कौन सा? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, सो वी हैव अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्या फर्क है सर इसके अंदर? बताता हूं। अल्केन का मतलब क्या? अब जैसे ओपन चेन और रिंग में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लो, कि जैसे कार्बन का चेन जो है वो मतलब स्ट्रेट है और कहीं ब्रांचेस भी हो सकते हैं, पर कहीं पे रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रिंग मतलब क्लोज। जैसे क्लोज चेन में हम यहाँ पर ऐसे 3 कार्बन दिखाए और आपस में वो ऐसा रिंग बनाए हुए, 4 कार्बन दिखाए आपस में वो ऐसा रिंग बनाए हुए, क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिंग, है ना। तो वो हो गया रिंग स्ट्रक्चर्स हो गया कार्बन का। ओके, अब यहाँ पर बिकॉज हमने देखा कार्बन के पास कौन सी एबिलिटी है, डायरेक्ट बॉन्डिंग स्पेशल एबिलिटी है। वो कितने भी लंबे कार्बन से, कार्बन एटम से ही अटैच करके लंबे चेन, ब्रांचेस, रिंग एंड सब स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं भैया उसको? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो जरूर पता होगा। यस, कार्बन और कार्बन के को डायरेक्ट अटैच करने की जो प्रॉपर्टी है, जो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्बन को अपने साथ जोड़ सकता है, वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विथ यहाँ पर अल्केन। अब स्ट्रेट चेन में भी देखो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अगर इफ वी हैव सम कार्बन कंपाउंड और उसमें हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स में हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा दिख रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा, इफ देयर इज कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, तो उसको अपन कौन सा कैटेगरी में डालते हैं? अल्केन में। देखो एन का मतलब क्या है, याद रखो, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डिटेल में करेंगे इसके बाद। और इन का मतलब क्या है? इन का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी कहीं भी सिंगल के अलावा अब मान लो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड दिखा तो उससे वो कंपाउंड के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, तो इसको हम अल्कीन कह सकते हैं। ठीक है, और अल्काइन मतलब क्या? कोवेलेंट में ट्रिपल भी तो होता है। तो व्हेनेवर देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कहीं भी मतलब मान लो कि सब जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं और एक जगह पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देखो 1 2 3 2 कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अल्काइन की कैटेगरी में ले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अल्केन को देखो और बाकियों को देखो, तो यहाँ पे आपको एक और चीज समझ में आएगी कि आप अल्कीन और अल्काइन में क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है, समझो कह सकते हो स्पेयर बॉन्ड्स है ना, यानी कि इन बॉन्ड्स को, इसमें से एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ के और उसमें और हाइड्रोजन्स अटैच किया जा सकता है। देखो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वैलेंसी दिखा दी। ठीक है, तो अब बराबर है कार्बन के आसपास में, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके आसपास में 4 ही स्टिक्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे एक बना दिया है, इधर 1 2 और यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? एक ही आएगा, ऊपर या नीचे कहीं बनाओ। तो कार्बन की 4 वैलेंसी याद रखो, उसके आसपास में कभी 5 और 3 ऐसे कुछ स्टिक मत दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स जहाँ पर भी है उसमें हम और हाइड्रोजन्स ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अल्कीन या अल्काइन ले रहा हूँ तो उसमें और हाइड्रोजन ऐड करने की चांसेस है, इसलिए हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को वी जनरली कॉल इट एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? आपने लास्ट ईयर सॉल्यूशंस में पढ़ा था 9th में कि सपोज मैंने वाटर लिया और उसमें मैं नमक मिला रहा हूँ। ठीक है, अगर और नमक मिक्स होते जा रहा है मतलब अभी सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। पर एक बार जो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया मतलब जितने उसके अंदर स्पेसेस है वो सब नमक से उसके अंदर फिल्ड हो गए, नमक ने सारे स्पेसेस को कवर कर लिया, इसके बाद में क्या होगा? और नमक मिक्स नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें और नमक मिक्स नहीं हो पाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेटेड। वैसे ही अगर और मिक्स हो पा रहा है तो अनसैचुरेटेड। एग्जैक्टली वही है, यहाँ पर और हाइड्रोजन्स ऐड कर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब हाइड्रोजन्स है, और हाइड्रोजन्स ऐड करने की चांसेस है अगर एक्स्ट्रा, इफ देयर इज एक्स्ट्रा बॉन्ड तो ऑब्वियसली चांसेस है। तो अगर और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अनसैचुरेटेड, है ना, अभी तक उसका मन नहीं भरा है, अनसैचुरेटेड। और जहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड है ही नहीं, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं भी आपने बॉन्ड तोड़ा तो लिंक ही टूट जाएगा, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं हम, जहां पर और हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता, इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का भी भैया दो कैटेगरी हो गया, ओपन चेन वाले का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, वेयर देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, दैट इज सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में जहां पर भी एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस विल मेक इट अनसैचुरेटेड, बिकॉज वहां पर और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। एंड व्हेन आई से सैचुरेटेड तो उसमें बस सिंगल बॉन्ड आने वाला, तो उसके लिए हम अल्केन ये कैटेगरी लगा रहे हैं, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसमें दो आ सकता है, इन और आइन दोनों आ सकता है, अल्कीन अल्काइन। जनरल नेम से एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे। इसके बाद अगर हम क्लोज्ड चेन की बात करें तो क्लोज्ड चेन में भी दो टाइप की हो सकता है। ठीक है, रिंग दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा हो सकता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक नाम क्यों पड़ा है, एरोमा, बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा। ठीक है, अब इसमें भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, एलिसाइक्लिक का बताता हूं, पहले एरोमेटिक का देख लेते हैं। ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। देखो हर कार्बन का 3 बॉन्ड्स पूरा है, इसका भी 1 2 3, तो यानी एक बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। सब कार्बन्स का आप देखो वैलेंसी पूरा, सभी हाइड्रोजन्स का भी वैलेंसी पूरा। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1, मोनोवैलेंट, देखो एक एक स्टिक आ गई। कार्बन की वैलेंसी 4, तो देखो कार्बन के पास 4 स्टिक आ गई। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, तो जहां भी आपको ऐसा बेंजीन वाला स्ट्रक्चर मिल जाए तो समझ लेना कि वो एरोमेटिक है। वैसे एरोमेटिक में सिर्फ बेंजीन ही नहीं आता, इसमें दो टाइप के आते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड और इसके अलावा बिना बेंजीन का भी एरोमेटिक होता है, पर हमको ये सब चीज़ें इतना डेप्थ में, आप सिर्फ बेंजीन वाला याद रखो, एरोमेटिक में इतना डेप्थ में हमको भी 10th में नहीं जाना। ओके, अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक में क्या आता है, एलिसाइक्लिक में आते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप इसको, ये जो क्लोज चेन बोला है इसको साइक्लिक कह सकते हो, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है तो ये साइक्लिक में आ सकता है। अब ये इसमें भी एलिसाइक्लिक है, मतलब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, इसमें 3 आ सकते हैं, एक होगा साइक्लो अल्केन, एक होगा साइक्लो अल्कीन, और एक होगा साइक्लो अल्काइन। अब यहां पर हमको साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन तो बात नहीं करना, ऑब्वियसली वहां पर क्या रहेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा साइक्लो अल्कीन में। साइक्लो अल्काइन में साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा यानी रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हमको यहाँ पर साइक्लो अल्केन के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, साइक्लो अल्केन यानी क्या और इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। पहले मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का डिवीजन कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं कि भैया हमको साइक्लो अल्केन भी करना है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। सो स्टार्टिंग विद, अब यहां पर हम एग्जैक्टली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, हम उस सिस्टम को पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ IUPAC के बारे में वीडियो चाहिए तो मैंने वो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर आपको एकदम क्विक में IUPAC पढ़ना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देखिए, बहुत बढ़िया वीडियो है और फॉर श्योर आपको IUPAC आ जाएगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स जो हमने देखी स्ट्रेट में,
alkane, alkene and alkyne. So when we have alkane, ठीक है, सामने है alkene और उसके सामने बना दिया alkyne, ठीक है। तो यहां पर अगर अब नेमिंग कैसे होगा, देखो ये जनरल नेम है। इफ वी हैव, देखो नंबर ऑफ कार्बन और उससे क्या बनता है प्रीफिक्स, नाम के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा वो देखेंगे, क्योंकि सफिक्सेस हमको ऑलरेडी दिख ले यहां पर, ये यहां पर सफिक्स का काम करेगा। ये इन जो है इधर बनेगा सफिक्स और आइन जो है वो यहां का सफिक्स बनेगा। प्रीफिक्स क्या आएगा, देखो अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है मिथ, अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है इथ, 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है प्रोप, 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है ब्यूट, 5 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है पेंट, 6 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है हेक्स, 7 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है हेप्ट, 8 कार्बन है तो प्रीफिक्स लगता है ऑक्ट, 9 कार्बन है तो लगता है नॉन, 10 कार्बन है तो लगता है डेक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑक्ट नॉन डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, इतना ज़्यादा हमको करना नहीं है, ठीक है। हम 10 तक भी समझ जाए तो बहुत है, 10th के लिए भाई काफ़ी है। तो ये यहाँ पर हमको अब नाम कैसे देना है तो एग्जैक्टली देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर हेग्स का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, हेग्स का, ठीक है। यानी हेग्स अगर 6 कार्बन वाला अल्केन है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, जोड़ लो, प्रीफिक्स लगेगा हेग्स और सफिक्स लगेगा एन, क्या बन गया हेक्सेन। अगर ऐसा ही हम इसमें जाएंगे तो इसमें लग जाएगा हेग्स 6 कार्बन के लिए और सफिक्स क्या लगेगा इन, तो यानी 6 कार्बन वाला अल्कीन का नाम क्या है हेक्सीन। वैसे यहां पर क्या नाम पड़ेगा, इट विल बी हेग्स और आइन, सो इट विल बी हेक्साइन। 6 कार्बन वाला अल्काइन को अपन क्या बोलेंगे हेक्साइन बोलेंगे। तो हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंपल है। आप क्या करो, 6 कार्बन, देखो यहाँ पर 6 कार्बन मतलब n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ओके, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन जिसको अपन n कहेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आप 6 बना दो ऐसे, 6 कार्बन दिखा दिया। और हाइड्रोकार्बन से मतलब इसके अलावा बस हाइड्रोजन रहेगा, पर एन का मतलब क्या, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, एन मतलब क्या, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाओगे हर कार्बन के बीच में। सो दिस इज योर हेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हो गया इस तरफ से, तो यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो यानी कि 2 3 और 4। वैसे इस कार्बन का 1 और 2 फिल्ड है, यानी 3 and 4। इस कार्बन का भी 1 और 2 फिल्ड है, 3 and 4। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, और इधर पे 1 2 3 है ना। तो यानी टोटल हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, एंड हेंस नाउ दिस इज स्टेबल। ये सभी जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन्स का प्रेजेंस आएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज हेक्सेन। फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर 6 कार्बन है तो C6 हो गया, और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ऊपर 6 नीचे 6 और यहाँ पर, सो 12 हो गया, 13 and 14, सो C6H14, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हेक्सेन। इसके अलावा हेक्सीन की बात करें तो हेक्स मतलब यहाँ भी कितना है 6 है, तो इधर भी पहले स्ट्रेट चेन में 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब इन का मतलब सब में डबल बॉन्ड नहीं दिखाना, ठीक है, इन का मतलब है किसी भी एक में। अब किसी भी एक मतलब या तो फर्स्ट में दिखाओ या तो लास्ट में, अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, पर फिलहाल मैं लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। या तो आप फर्स्ट में दिखा दिया करो, टेंशन ना, यहाँ पे दिखा दिया करो पहले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने नंबरिंग नहीं करी है, नंबरिंग होगी अगर पोजीशंस बदलेंगे इस डबल बॉन्ड के। तो फिलहाल IUPAC वाले पार्ट में वो चीज़ कवर्ड है, वो देख सकते हो आप। सो इसमें हमेशा याद रखो एक ही डबल बॉन्ड आएगा, और वो भी कहाँ, फर्स्ट में डाल दिया करो। बाकी सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज, अब यहाँ पर बॉन्ड्स कैसे फिल्ड होंगे, देखो इस कार्बन का ऑलरेडी ये साइड से 2 बॉन्ड्स पूरा है, देखो 1 and 2, तो कितना बॉन्ड बचा, 2 और बचा है ना, तब जाके 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो ऐसे दिखा दो,
इस कार्बन का 2 यहाँ पर फिल्ड है और एक यहाँ पर, मतलब बस एक ही हाइड्रोजन चाहिए, वो भी दिखा दिया। इस कार्बन का एक और एक 2 हो गया, यानी 3 और 4, यहाँ भी अब ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये बन गया हमारा हेक्सीन। और ऐसे ही हेक्साइन में क्या होगा, बस वही है, 6 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, और पहले वाले में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड दिखाना। ये याद रहे, सब में ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाना, याद रखें इसको। एंड 3 बॉन्ड यहाँ हो गए, एक इधर, 4 हो गई इसकी पूरी वैलेंसी। और इसका देखो 3 और 1 4 ऑलरेडी पूरा है, तो इसमें कुछ है हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, इधर ऐड होगा और इधर ऐड होगा। सो दिस विल बी हेक्साइन। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा C6H12, और इस वाले में काउंट करोगे तो हो जाएगा C6H10, और ये आप काउंट करके चेक भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन बना दिया। पर अब मान लो कि मैं अब इथ वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इथ वाला, है ना, यानी क्या, इथेन, इथीन और इथाइन। तो इथ में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 ही होते हैं, तो 1 and 2, यहाँ भी 1 and 2, यहाँ भी 1 and 2। अब बॉन्डिंग कैसे दिखाई जाएगी, 2 ही कार्बन है, तो इसी में सिंगल आएगा, इसी में डबल आ जाएगा, इसी में ट्रिपल आ जाएगा, ठीक है। और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो जाएगी। सो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, 4 बॉन्ड दिखाने, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेन इथीन इथाइन का। बट व्हेन यू हैव सिंगल वाला, जैसे कि मिथ वाला स्ट्रक्चर, तो एक सिंगल कार्बन रहेगा। एक सिंगल कार्बन में सिंगल बॉन्ड की तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है भाई, हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो यानी दिस विल बी कॉल्ड मीथेन। पर आप सोचो कि क्या मीथीन और मीथाइन पॉसिबल होगा, बिकॉज व्हेन यू हैव ओनली कार्बन, सिंगल कार्बन, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, उसकी वैलेंसी तो 1 होती है। तो यहाँ पे सिंगल कार्बन के साथ में अगर आपको डबल बॉन्ड यानी कि मीथीन कहा गया हो, तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ना ही मीथाइन। तो याद रखें, अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन है, पर अल्कीन और अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर्स है वो इथीन और इथाइन रिस्पेक्टिवली होगा। मीथ वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बिना स्ट्रक्चर बनाए, अगर आपको सीधे फॉर्मूला लिख देना है तो कैसे आ सकता है वो देखो। द जनरल फॉर्मूला इज फॉर अल्केन CnH2n+2, ठीक है। अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए है CnH2n और अल्काइन के लिए है CnH2n-2। क्या मतलब है सर, कैसे बनेगा? जैसे देखो यहाँ पर ये हेक्स था, n की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे हम C6H2 × 6 + 2 लिख देते। कितना हो जाता? C6 2 6 12 + 2 कितना हो गया? 14, H14। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली वही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 6 अल्कीन वाले के लिए होता तो क्या होता? C6H2 6 12, देखो C6H12 है ना, CnH2n से आ गया। और अल्काइन में CnH2n-2, C6H6 2 12 -2 कितना हो गया? 10, देखो एग्जैक्टली। तो यानी ये जनरल फॉर्मूलाज भी अगर आप याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी स्ट्रक्चर्स इसमें ट्राई करो और बताओ भाई आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी चीज़ बता दो, ठीक है। सिंपल तरीका था, आसान है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, बस ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक तरफ उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दिया किसी और कार्बन से, तो बाकी यहाँ पर कितने 2 बॉन्ड्स हो गए, तो देखो 1 और 2, बाकी कितना बचेगा? 2 और बॉन्ड बचेगा। उसको कहीं भी दिखा दो ऐसे 3 और 4। अगर किसी कार्बन का ऑलरेडी किसी एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड हो गया है तो बस एक और बॉन्ड बचा है, यहाँ दिखा दो। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं, चौपल वॉपल तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ लिया। अभी साइक्लो अल्केन की बात कर लेते हैं। साइक्लो अल्केन कैसे होगा भैया, क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। पार्ट 2 मिटा दिया, ऐसे कैसे मिटा देते हो भाई? सो व्हेन यू हैव साइक्लो अल्केन, तो अभी हमने अल्केन तो ऑलरेडी देख लिया,
साइक्लोअल्केन कैसे बनेगा? अरे देखो भाई कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। तो so we have साइक्लोअल्केन। अल्केन है साइक्लिक फॉर्म में, इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट ही कहां से होगा, है ना? एक फर्स्ट मेंबर है, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स, है ना, 3 कॉर्नर पॉइंट्स, 3 वर्टेक्स चाहिए होते हैं। वैसे यहां पर इसका फर्स्ट मेंबर के लिए 3 कार्बन होना चाहिए, तो फर्स्ट मेंबर विल बी साइक्लो, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपेन। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। देखो कैसे बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, एक ऐसे ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बन गया, एंड बाकी देखो 2-2 बॉन्ड्स सबके हो गए हैं, तो यानी 2-2 हाइड्रोजन्स और लग जाएंगे। और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H2 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 करके, ठीक है। सो दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन। फिर ऐसे ही बन सकता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कैसे बनेगा सर? 4 कार्बन दिखा दो और सबके बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखा दो, है ना। अल्केन है ना, तो अल्केन में आप डबल या ट्रिपल नहीं दिखा सकते, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा सर? हेक्स है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला पॉइंट्स कॉर्नर दिखा दो, यानी ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होगा ना, 6 कॉर्नर्स वाला। दिस वाज योर साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। एक इसके बाद साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोपेंटेन ऐसा बन जाएगा। ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। कैसे बनेगा साइक्लोहेक्सेन? तो ये सब कॉर्नर्स पे मिटा के कार्बन बना दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन से पूरा कर दिया, बाकी वैलेंसी जो 2-2 बची थी। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। याद रखें साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की स्ट्रक्चर से अलग है ना। बेंजीन में क्या होता था? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे वहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे पूरा सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोअल्केन है, ठीक है। सो बाय दिस हमारा ये पार्ट तो हो रहा है। इसके बाद आइसोमर्स और इलेक्ट्रॉन डॉट भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट भी इंपॉर्टेंट है बहुत, तो वो भी देख लेंगे। सो आइसोमर्स क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आइसोमर ड्रॉ कर रहा हूं पेंटेन का, ठीक है, तो पेंटेन या फिर हेक्सेन का, हेप्टेन, किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी पेंटेन का ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, अभी हमने देखा है ना, फॉर्मूला से CnH2n+2, तो C5H10+2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब पेंटेन का आइसोमर्स का मतलब क्या कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के और ऐसे ही अल्केन वाले, ठीक है, मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे पॉसिबल हैं। जैसे एक नॉर्मल वाला दिखा दो, स्ट्रेट चेन वाला, है ना, 5 कार्बन, ये बन गया एक पेंटेन, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर दो, एक 4 कार्बन वाला ड्रॉ कर दिया। सर ये तो गलत है, ब्यूटेन बन गया ये। अरे कोई बात नहीं, कार्बन को अब यहाँ ऊपर दिखा दो ऐसे, अब भी यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, C5H12, ठीक है। अब क्या करो, 3 कार्बन दिखा दो और एक एक कार्बन बीच वाले में ऊपर और नीचे ऐसे दिखा दो। सो दिस इज अगेन द हैविंग, इट इज हैविंग अगेन द सेम फॉर्मूला, ठीक है, C5H12। आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स अलग अलग है पर मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है वो सेम है, ओके। एंड आप कहोगे कि सर और भी पॉसिबल है, और भी काफ़ी पॉसिबल है, एक ऐसे बना दो, है ना, और एक कार्बन को यहाँ लगा दो। तो एक्चुअली दोस्तों ये अलग नहीं हुआ, अगर आप देखो इसको तो ये बिल्कुल इसी जैसा हो गया। मतलब आपने खाली इसको सांप बना दिया, ऐसे घुमा दिया, पर है तो स्ट्रेट चेन ही, मतलब इसी के बराबर है। और यहाँ पर देखो अगेन दिस इज 4 कार्बन बना दिया और जैसे यहाँ पर थर्ड वाले पे दिखाया था कार्बन, ऐसे जस्ट सेकंड वाले पे नीचे दिखा दिया। सर ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट नहीं है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये इसी का मिरर है, मिरर इमेज बन गया, ठीक है। तो इसको कम से कम हम अभी 10th में इसको हम आइसोमर नहीं कहेंगे,
आप ये बेसिक वाले याद रखो, इसी से आपको इसी और बेस को क्वेश्चन आएंगे। ये सिंपल है बनाना, स्ट्रेट चेन बना दिया, फिर उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, एक कार्बन कम करके किसी बीच वाले में दिखा दिया, फिर तीसरे में क्या करोगे, एक और कार्बन कम करके बीच वाले में दिखा दिया। तो ऐसे करते करते आपका स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। ठीक है, आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड नाउ लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो भी देख लेते हैं भैया, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है उसको। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, कैसे करना है, पहले इसमें ना आप मतलब जैसे कि मेरे को बनाना है मीथेन के लिए, मीथेन का फॉर्मूला क्या है भाई, CH4, दिस इज मीथेन। ठीक है, ऐसे ही मेरे को बनाना है C2H6 यानी क्या, इथेन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ करना है C2H4 यानी क्या, इथीन, फिर ड्रॉ करना है C2H2 यानी क्या, इथाइन। तो ये सबका मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, मान लो इसके बाद साइक्लोप्रोपेन का ड्रॉ करना है, कैसे होता जाएगा, कैसे बनता जाएगा, देखते जाओ। मैंने है मीथेन, तो इसका पहले नॉर्मल लाइन स्ट्रक्चर दिखा दो। ये हो गया आपका, है ना, CH4 जो मीथेन कहते हैं। और क्या करो आप, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट में याद रखो, इसमें हमेशा सिर्फ हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पर हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट या तो क्रॉस के फॉर्म में ऐसे दिखाने हैं। तो मान लो मैंने सिलेक्ट किया है कि कार्बन के लिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाऊंगा क्रॉस की फॉर्म में। ये कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना। वी नो दैट कार्बन के अंदर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है, तो बस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में काम आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है इसके अंदर। तो ये हो गया कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब देखो कि अब यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ है हर एक साइड में, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चौथा इधर। तो बाय दिस आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी फर्स्ट ऑर्बिटल ड्यूप्लेट होता है वो भी पूरा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का। ठीक है, ऐसे ही आप इथेन के लिए ट्राई कर सकते हो। इथेन यानी क्या, 2 कार्बन्स रहेंगे ऐसे और बाकी हाइड्रोजन्स लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है, 2 कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए ऐसे, एक कार्बन का यहाँ पे और एक उसके एडजेसेंट कार्बन का यहाँ पर। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन ने एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देखो जो दिख रहा था यहाँ पर बना दिया मैंने ऑलरेडी। अब बाकी जो हाइड्रोजन्स का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेके आ जाओ एक एक साइड से। सो दिस इज नाउ बिकमिंग योर इथेन का स्ट्रक्चर। सर्कल बनाना है बना दो, पेंसिल से बनाओ ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जितना आप स्ट्रक्चर को बड़ा बनाओगे उतना ये बेटर दिखेगा, बड़ा है तो बेटर है। हाँ जी, यस। तो ये हो गया साइक्लोइथेन। ऐसे ही दिस इज इथेन। इथीन का अगर हम बात करें इथीन का, तो इथीन में नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले बना लिया करो। ये हो गया आपका इथीन, राइट, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यहाँ भी वैसे ही डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड को कैसे दिखाया जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, कार्बन का, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, मतलब एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के, वैसे यहाँ इसका भी हो जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड यानी कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब क्या, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसका 2 तो आ गया, अभी इसका 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, और 2 बचा हुआ ऊपर और नीचे। ठीक है, एंड इसके बाद वी हैव हाइड्रोजन्स, तो ये ऐसे फिल हो गया, एंड यस हाइड्रोजन्स का ड्यूप्लेट भी पूरा, और कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन का भी स्टेबिलिटी पूरा हो गया। ध्यान से देख सकते हो भाई। ऐसे ही आप इथाइन का जब ड्रॉ करोगे, इथाइन वाले में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ जाएंगे, 3 इसके, यानी 1 2 3, और एक ही बचा है वो यहाँ पे दिखा दो। और इस कार्बन का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 यहाँ पर हो गया और एक इधर हो गया, बाकी एक एक किससे पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन से।
सो बाय दिस देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों कार्बन का, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन भी देख लेते हैं। नॉर्मल लाइन स्ट्रक्चर आना चाहिए, बाकी आप आराम से बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सो व्हेन यू हैव साइक्लोप्रोपेन, नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा दो। ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ यहाँ पे। सो बाय दिस अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट में कन्वर्ट करना है। सिंपल है यार, यहीं पे दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर एक शेयर हुआ, इधर एक शेयर हो गया, इधर एक शेयर हो गया, इधर एक शेयर हो गया। ठीक है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इधर एक शेयर हो गया, इधर एक शेयर हो गया, यहाँ एक शेयर हो गया, यहाँ एक शेयर हो गया। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4, और हाइड्रोजन्स के एक एक इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहा हूँ मैं, है ना, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और जो लाइन है उसको मिटा दिया मैंने, देख लो यहाँ पर बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। सबके लिए आप ऐसा कर सकते हो, कोई ऐसा टेंशन। देखो कार्बन का ऑक्टेट्स भी पूरा होते जा रहा है एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा होते जा रहा है। तो बाय दिस ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। आप साइक्लोहेक्सेन का ट्राई करोगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और प्रोपीन और प्रोपाइन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और चेक करके बताइए कि मेरे को वो सही मिलता है कि नहीं मिलता। इस बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना। तो वैलेंसी 4 है, इस वजह से हम कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, है ना। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है यानी क्या, यानी अगर बेसिकली मैं एक सपोज एक कार्बन एटम दिखा रहा हूं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2,4 ऐसे हो गए, राइट। अब यहां पर अगर ये हाइड्रोजन के साथ में सिर्फ बॉन्डिंग करना चाहता है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का बस भाई एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से एक शेयर कर लेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, ये इस हाइड्रोजन का, सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, यहां पे एक बॉन्डिंग हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, एक बॉन्डिंग इधर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, एक बॉन्डिंग यहां पर हो जाएगी, राइट। सो आप देख सकते हो इससे कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी 1 2 1 2 1 2 1 2 ड्यूप्लेट्स भी पूरा हो गया। हर हाइड्रोजन को भाई 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया। तो अब जो ये हमको कंपाउंड दिख रहा है, कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। दिस बेसिक मॉलिक्यूल, इसको मीथेन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने लाइन फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। अब ये समझ लो कि कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसीज है, तो वो ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड्स करेगा तो ऐसे 4 साइड में 4 दिखेंगे। अगर मान लो कि कार्बन ने अपनी 2 बॉन्ड्स एक ही इस तरफ के कार्बन से कर लिया, ठीक है, मान लो एक कार्बन के साथ में यहां पर डबल बॉन्ड कर लिया, तो आप देख सकते हो यहां पर 1 2 कितने बॉन्ड्स यहां पर पूरे हो गए, 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए, यानी और कितने बॉन्ड चाहिए, टोटल 4 चाहिए, तो यहां पर एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो, ठीक है। सो दिस इज ये हमारा कार्बन का यहां पर 4 वैलेंसी इस तरीके से पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना कि इधर 2 है और यहां पर 1 दिखा दिया या फिर 5 बॉन्ड्स दिखा दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक कार्बन से टोटल हमेशा 1 2 3 एंड 4 4 ही वैलेंसी भरनी है, ये याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, या स्पेशली अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की बात करो, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि सपोज एक कार्बन ने अपना यहाँ पर एक बॉन्ड क्लोरीन से पूरा किया है, ये एक फ्लोरीन से किया है, ये किसी और एलिमेंट से सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन से किया हुआ है, तो जो बचा हुआ बॉन्ड है वो भी किसके नाम पे आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये याद रहे, मतलब जो आपको वैलेंसी खाली दिख रही है वहां पे हाइड्रोजन भर दो, ओके, जहां भी खाली दिख रही है वहां पे हाइड्रोजन भर दो। ये है हाइड्रोकार्बन्स की खूबी, कार्बन है और इसके साथ में जबरदस्ती भाई हाइड्रोजन भी रहेगा, ओके, तो ये चीज समझ लो, ओके। और इसके अलावा हाइड्रोजन को आप डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की दरकार है, तो यहाँ पर वो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड ही करेगा। ऐसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2,6, यानी उसको भी 2 ही वैलेंसी है,
तो यानी वो भी डबल बॉन्ड कर सकता है। 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स वहाँ पर नहीं हो सकते ऑक्सीजन के, 2 बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हो 2,5 तो देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट है, 3 बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं उसके। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 3 बॉन्ड्स ऐसे दिखा दो आप, 2 बॉन्ड यहाँ दिखा दो, 1 यहाँ दिखा दो, बस ये है कि टोटल 3 बॉन्ड्स होने चाहिए नाइट्रोजन में, ये बात याद रहे। ठीक है, अब इसके बाद कमिंग बैक टू, यहाँ पर हम हाइड्रोजन नहीं कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अब कार्बन से जुड़ा हुआ जो बेसिक नेमिंग है आईयूपीएसी में, जो बेसिक आपको प्रीफिक्सेस आनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। सो इफ यू हैव नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का नंबर, एक कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथ, नाम पड़ता है मिथ। 2 कार्बन है तो क्या प्रीफिक्स पड़ेगा उसमें, यस दैट विल बी इथ। 3 कार्बन है तो इट इज प्रॉप। 4 है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट बोलते हैं। 5 है तो इट इज पेंट, ऑलरेडी करा हुआ है हमने। 6 है तो यस दैट इज हेक्स। 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट। 8 है तो कहा जाएगा ऑक्ट। 9 है तो कहेंगे नॉन। 10 है तो डेक। 11 है तो अनडेक। 12 है तो डोडेक। 13 है तो ट्राइडेक एंड सो ऑन। इतना ज़्यादा आएगा नहीं भाई, 10 तक याद रखो आप। ठीक है, 10th में हमको इससे ज़्यादा नहीं, 10 तक काफ़ी है। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे नाम। और इसके अलावा और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। अगर कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और इसका मतलब कौन से होंगे वो भी देख लो। तो व्हेन यू से फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, जो जैसे मैंने एक कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, सपोज आई एम हैविंग दिस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इस हाइड्रोकार्बन में ऑब्वियसली ये 2 कार्बन है यहाँ पर, तो ये इथेन हो गया है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन हो गया। अब इस इथेन ये एक कंपाउंड है जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे ही इसका कोई एक हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम को निकाल के, और अगर मैं इसमें कोई दूसरा अटैचमेंट लगा देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो क्लोरीन अटैच करने से ये इथेन बिल्कुल बदल गया। अब ये इथेन नहीं है, अब एक नया कंपाउंड बन गया। यस दैट बिकम्स क्लोरोइथेन। क्या बन जाएगा ये, क्लोरोइथेन। और इसकी प्रॉपर्टी जो है ना एकदम बदल जाती है, प्रॉपर्टी उसकी वही नहीं रहती, एकदम चेंज हो जाती है। सो नाउ दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंपाउंड, एक अलग कंपाउंड बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ऐसे ग्रुप को, ये जो अटैच किया आपने जिसने कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को ही बदल के रख दिया, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन replaces one or more H atom in your hydrocarbon, it completely changes the property of the hydrocarbon. जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आटम को निकाल के अगर आपने कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया तो वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पूरा चेंज कर देता है। इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। 10th में हमको कितनी फंक्शनल ग्रुप पढ़नी है, तो ये याद रखना कि यहाँ पर हमको पढ़ना है हैलोजन। ठीक है, इसमें हमको याद रखना है अल्कोहल, इसके अलावा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन इट इज अल्डिहाइड, फिर है कीटोन। ठीक है, इसके अलावा हमने जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो करा है वो भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, यानी कौन सा, अल्कीन और अल्काइन वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसे नेमिंग में मतलब एग्जैक्टली क्या होगा और इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स किए जाते हैं। तो जब हैलोजन की बात आती है तो इसमें अटैचमेंट्स आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अटैचमेंट्स आते हैं। व्हेन यू से अल्कोहल, अल्कोहल में बस सिम OH वाला जो ग्रुप है ये लगता है। अब OH कैसे लगेगा सर, देखो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, मैंने ऑलरेडी बताया 2 वैलेंसी है, तो एक यहाँ पूरा करेगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन से पूरा है,
तो ये हो गया OH जो कहीं पे अटैच हो सकता है। ओके, सो दिस OH इज कॉल्ड अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में इट इज C डबल बॉन्ड O और OH, COOH भी बोल सकते हो आप, ठीक है। व्हेन यू हैव अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O यहाँ रहेगा और इधर पे H लगा रहेगा। व्हेन यू से कीटोन, कीटोन में क्या होता है, अल्डिहाइड की तरह ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इधर H नहीं है, यहाँ पर भी दोनों साइड से चेन खुले होंगे, मतलब कार्बन कार्बन का अटैचमेंट रहेगा, यही डबल बॉन्ड O लगा है। और इसमें अल्डिहाइड में क्या है, एक साइड H से वो कैप्चर हो गया, मतलब सिर्फ इधर से चेन बनेगा। एग्जाम्पल में देख लेंगे उसको हम। इसके अलावा अल्कीन और अल्काइन का तो पता ही है आपको, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अटैचमेंट से इनको नाम क्या क्या पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने ऑलरेडी अल्केन के बारे में पढ़ा है अपने पिछले पार्ट में, तो यानी इफ आई हैव दिस कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीथेन, राइट। अगर एक कार्बन और यहां पर लग गया करस्पॉन्डिंगली तो ये बन गया इथेन, है ना। एक और कार्बन लग गया तो ये बन गया, 3 कार्बन का बना क्या होगा, प्रोपेन बन जाएगा, है ना। 4 कार्बन रहेगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बी ब्यूटेन, राइट। तो ऐसे नाम तो ये बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर अगर मान लो कि मैंने किसी एक H को निकाल के क्लोरीन लगा दिया इस ब्यूटेन में, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस विल बी, यस दिस विल बी क्लोरोब्यूटेन। जनरल नेम समझ लो फिर आसान हो जाएगा। क्लोरो ये वर्ड आया हैलो से और ब्यूटेन ये वर्ड आया अल्केन से। सो द जनरल नेम इज हैलो अल्केन। मतलब अगर क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन भी होता तो वहां बस ये चेंज होता, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाता है। आयोडीन होता तो आयोडो ब्यूटेन हो जाता। ब्यूटेन की जगह पेंटेन हो सकता था, ब्रोमो पेंटेन, आयोडो पेंटेन। जनरल नेम याद रखो, सब हो जाएगा आसान। सो जनरल नेम इज हैलो अल्केन, IUPAC जनरल नेम। ओके, जब अल्कोहल की बात होती है तो यहां पर देखो, व्हेन यू हैव दिस, क्या है, यस दिस इज प्रोपेन। सब जगह पे यहां पर हाइड्रोजन है, एक जगह से मैंने OH लगा दिया, ये क्या बन गया, यस दिस बिकम्स प्रोपेन था, और ये मैंने अल्कोहल लगा दिया तो इसका नेम हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जनरल नेम क्या हो गया, आपने क्या किया, प्रोपेन में से E को हटा के ऑल लगाया, तो दिस इज अल्केनॉल, है ना। जनरल नेम हो गया यहां पर अल्केनॉल। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है अल्केनोइक एसिड, ठीक है। अल्डिहाइड का होता है अल्केनाल और कीटोन का होता है अल्केनोन। यहां पर देखो E की जगह ओइक एसिड लगा, यहां पे Al लगा और यहां पे ONE लगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर वी हैड प्रोपेन और प्रोपेन में हमने अगर यहां पर डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सो दिस बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड, राइट। ऐसे ही अगर मान लो कि प्रोपेन है और इस वाले में डबल बॉन्ड O और H लग गया, यहाँ पे OH था इसमें सिर्फ H लगा है तो ये अल्डिहाइड बन गया। सो दिस इज नाउ प्रोपेनाल, सही है। अब यहां पर इस वाले में देखो, लास्ट वाले में जो कीटोन है, कीटोन वाले में यहां पर बीच वाले में डबल बॉन्ड O लग गया, जैसे ये एंड वाले में ऐसे बीच वाले में लग गया, तो दिस बिकम्स प्रोपेनोन, है ना। E की जगह ONE लग गया। ओके, तो ये बेसिक लेवल पे आपको ऐसे है। अल्कीन, अल्कीन तो भाई आप ये पढ़ाई ऑलरेडी हमने पिछले वाले वीडियो में, पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर दिखा देता हूं कि इफ वी हैव, ये मान लो 4 कार्बन वाला, ऑब्वियसली दिस इज ब्यूटेन। इसमें क्या कर दिया हमने, ये लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे, है ना।
तो दिस बिकम्स ब्यूट और आगे लग जाएगा इन। इन क्या रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर मान लो ये प्रोपेन है, इसमें लास्ट वाले में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है ना, वैलेंसी भी देख सकते हो इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4, प्रॉपर टेट्रा वैलेंसी पूरी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी ये क्या हो गया? प्रोप आइन। तो ये बेसिक लेवल पे हमने देख लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जो एग्जैक्टली जो यहाँ पर गोल्डन रूल्स है IUPAC के, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अब कैसे नेमिंग करी जाएगी। जब हमारे पास रियल टाइम स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसमें नंबरिंग, ब्रांचेस को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो भी आपने स्कूल में सुना होगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं बड़े आसान तरीके से। ओके, सो वी हैव सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले जो रूल्स है मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। गोल्डन रूल्स ऑफ IUPAC, भाई याद रखना, नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर के आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स वो यहां पर आप देख लो। सबसे पहले पेरेंट चेन, या जिसको हमको रूट नेम बनाना होता है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है नंबरिंग, उस साइड से करी जाएगी जहां से ब्रांच हमको नजदीक पड़ेगा, नियर पड़ेगा, नियरेस्ट पड़ेगा, ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा तीसरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। अगर समझो कोई ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1, एक से ज्यादा आ गया, तो वहां पर एक प्रीफिक्स लगाना होता है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, और ये एक जो मैं बता रहा था अभी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। Alphabetical order should be followed while naming। अब इसका क्या मतलब है? इतना याद रखो, काफी हो गया। इसके बाद तो बाकी अब हमको अपना दिमाग लगा के सब कुछ करना है। ठीक है, तो यहां पर इन सब का मतलब क्या है वो देख लो। जैसे सबसे पहले आई हैव अ कंपाउंड, जैसे मान लो कि यहां पर ऐसे अटैचमेंट है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर CH4 है तो इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। वैसे CH3 डैश होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल कहते हैं। ओके, अगर सपोज C2H6 है तो इसको हम ईथेन कहते हैं, 2 कार्बन वाला है, ईथेन कहते हैं। C2 एक H5 डैश, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो वो बन जाता है इथाइल। तो मतलब इन जनरल किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो उसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, जिसको आप कहीं अटैच कर सकते हो। राइट, जैसे मान लो कि अभी ये मीथेन ऐसे था, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल दो तो ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट में काम आ सकता है, ब्रांच फॉर्म करा सकते हैं। तो ये जनरली एक अल्काइल ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ब्रांच बन जाता है। ठीक है, सो कोई भी अल्केन अल्काइन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा मिथाइल, इथेन बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन बन जाएगा प्रोपाइल, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये चीज। ठीक है, तो यहां पर वी हैव
सपोज अब इसमें इसका नेमिंग क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें हाइड्रोजन ही है यहाँ पर। तो बाकी नॉर्मली हम अगर ब्रांचेस काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से नंबरिंग करी जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ बताया गया है, उस चीज़ को समझ लो। तो इसमें नंबरिंग करी जाएगी उस साइड से जहाँ से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब आपको ये नंबरिंग करने से पहले जो रूल है वो याद रखना होगा, वो देखना होगा कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कौन सा है, उसको पहले सिलेक्ट करो। सबसे पहले ये काम है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है ये वाले में। जबकि अगर मैं ये वाला काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो गए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो यानी यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है और इसमें 9 हो रहा है। तो यानी ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो ये हमारा रूट नेम होगा, मतलब बेसिकली दिस विल बी, कितना हो गया, 9 कार्बन है, यानी ये कंपाउंड ऑक्टेन नहीं होगा, दिस विल बी नॉनेन, ठीक है। तो रूट नेम नॉनेन हो गया। और स्टार्ट में यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीफिक्स क्या लगेगा, और वो देख लेते ब्रांच क्या है यहाँ पर। अगर ये नॉनेन हो गया तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, सब नंबरिंग यहाँ से क्यों करी, क्योंकि जो अब ये ब्रांच हो गया ना, दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रांच। तो ये ब्रांच अब इधर से नज़दीक पड़ेगा जब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। 3rd नंबर पे आ रहा है ये, इधर से काउंटिंग करोगे तो शायद ये 8th नंबर पे आएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से 7th पे आएगा, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे इधर से, सो दैट कि ब्रांच इधर से नज़दीक पड़ रहा है। ओके, सो काउंटिंग 2 ऑप्शन थे, एक तो यहाँ से कर सकते थे, एक यहाँ से। जब हम काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये ब्रांच वहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। सेकेंड रूल वही है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से ब्रांच नज़दीक पड़ रहा है। तो ये जो ब्रांच है, दिस इज दैट ब्रांच जो इस साइड से काउंटिंग करने पे 3rd नंबर पे आ रहा है। इधर से काउंट करते ये 7th पे आता है। ऑब्वियसली इसके लिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे और इस हिसाब से ब्रांच कौन सा है, देखो CH3 डैश है ना, 1 2 3 H है और यहाँ डैश है। तो CH3 डैश यानी क्या होता है, दिस इज मीथाइल। तो ये हो गया कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे, तो हो गया 3 मीथाइल नॉनेन, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मीथाइल नॉनेन, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पर क्लोरो होता तो इसका नाम क्या पड़ता, तो इसका नाम होता, 3rd पे क्या होता है इसमें, क्लोरो ना, तो 3 क्लोरो नॉनेन, ठीक है। अब मान लो कि क्लोरीन की जगह OH होता तो क्या नाम पड़ता है इसका, ओके। ये आप इसके बारे में बताओ क्या है वो एग्जैक्टली इसका नाम, 3 क्लोरो नॉनेन। हटा दो, यहाँ पर OH है, OH यानी क्या, अल्कोहल, अल्कोहल यानी OL ये सफिक्स लगता है, तो हमारा ये नॉनेन है। अब E की जगह ऑल लगेगा, पर वो ऑल भी कहाँ पे लगेगा, 3rd नंबर पे है, तो नंबरिंग बतानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा नॉनेन 3 ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा ले लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि और चीज़ें क्या है। जैसे और रूल्स यहाँ पर क्या दिए हैं, मोर देन 1 प्रीफिक्स होगा तो यहाँ पर क्या, मतलब मोर देन 1 ब्रांच है तो वहाँ पर क्या प्रीफिक्सेस लगते हैं। जैसे वी हैव दिस, क्या है भाई, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, यानी इधर मान लो Cl लगा हुआ है, इधर भी Cl लगा हुआ है। नंबरिंग इसी साइड से होगी, नज़दीक यहीं से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 यानी क्या हो गया, पेंटेन। ये क्लोरो है ना, क्लोरो 2nd और 3rd पे, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। डाई, देखो ये डाई लग गया, 2 क्लोरीन है इसके लिए डाई लग गया। अगर मान लो एक और होता यहाँ पर तो क्या हो जाता, 2,3,4, 2 3 4 और डाई की जगह कितना हो जाता उसमें, ट्राई हो जाता, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद और एक बोला गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो किया जाता है। कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मान लो कि यहाँ पर होता क्लोरीन और यहाँ पर होता ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या होता, तो ये ऐसे लिख सकते थे, 2nd पे क्लोरो है
है ना, और थर्ड पे ब्रोमो है, और फिर पेंटेन। ओके, तो यानी 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। देखो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, पर ये नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज लिखा नहीं गया है। भले ही ये 2 क्लोरो 3 ब्रोमो है, पर अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो नाम इसका क्या होगा? पहले ये लिखना होगा 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये याद रखना कि भाई जहां नंबर लेटर आ रहे हैं अल्फाबेट्स, उसके बीच में हम ये डैश डाल रहे हैं, देख लो यहाँ पर। और जहां नंबर एक से ज़्यादा नंबरिंग आएगी वहां पर कॉमा डालते हैं। ओके, ये चीज़ समझो। अभी यहाँ पर हमने रूल्स के अकॉर्डिंग तो देख लिया, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपको आने चाहिए वो भी। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड इधर हो गया, फिर अगेन वी हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? सेकेंड कार्बन से, और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? फोर्थ से। तो ये ऑब्वियसली अल्कीन है, अल्कइन, पर वो इन कहाँ पर है? सेकेंड और फोर्थ पे, और टोटल 7 वाला है। तो कौन सा वाला हो गया? 7 कार्बन यानी हेप्ट होता है, हेप्टीन होता है नॉर्मली, पर 2 जगह पे है, इसके लिए हेप्ट 2,4 2 है ना, इसके लिए डाइइन। और ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाइआइन हो जाता, एंड सो ऑन। ओके, तो ये चीज समझ लो। इसके अलावा इस वाले कंपाउंड को देखें अगर हम, तो देखो 2 अटैचमेंट्स है, एक है इथाइल का, एक है मिथाइल का। इथाइल एंड मिथाइल, और कौन से नंबर पे आ रहा? देखो यहाँ पे भी इधर से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड और फिफ्थ पे आ रहे हैं। अगर आप यहां से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी थर्ड और फिफ्थ पे आ रहे हैं। कौन सी साइड से नंबरिंग ली जाए? तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही जाओ। अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, इसका मतलब कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, काउंटिंग यहाँ से करी जाएगी जहाँ से ई पहले आएगा। ठीक है, सो द नेम विल बी 3 इथाइल, ओके, 5 मिथाइल, और क्या 7 है यानी हेप्टेन। सही है। इसके अलावा ये क्या हो सकता है? अब बोलोगे सर ये एक कार्बन है और 4 मिथाइल है। भाई इसको ऐसे नॉर्मली देखो तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, है ना, तो यानी इसमें कितने कार्बन है? 3 है। प्रोपेन हो गया, और इस प्रोपेन में क्या क्या अटैच है? सेकेंड पे है ना 1 2 3, सेकेंड पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, IUPAC का मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली IUPAC के बारे में बताया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, या कहो तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 4 इनफैक्ट हमको रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है कंबशन रिएक्शन, दूसरा करना है हमको यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड करेंगे एडिशन रिएक्शन, और लास्ट में बात होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। कंबशन यानी क्या होता है भाई? सिंपल है, बर्निंग। तो याद रखना मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड फ्यूल्स। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड जो है बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स यानी क्या? ऐसे केमिकल्स जो बर्न करने पे एफिशिएंटली हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। आपने सुना ही होगा मीथेन है, चाहे ब्यूटेन है ना,
केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर हम एलपीजी की बात करते हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन उसके अंदर होता है। तो मतलब मोस्टली कार्बन कंपाउंड जितने भी फ्यूल्स में मोस्ट है ना आर कार्बन कंपाउंड्स, या कहो तो ऑलमोस्ट ऑल आर कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें अब कंबशन रिएक्शन कैसे है वो देख लो, कि जैसे एग्जांपल ले लिया हमने मीथेन, इसको बर्न किया, ऑक्सीजन ऑब्वियसली आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी निकलेगी। ऐसे ही कोई भी मान लो हमने C2H6 ले लिया, बर्न किया, वहां भी CO2 H2O प्लस हीट एनर्जी। ओके, तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में भी आप याद रखो कि अगर आपको दिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अगर आपको दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करोगे या कौन कम पोल्यूशन करेगा। तो याद रखना जिसमें हाइड्रोजन कार्बन का परसेंटेज में कार्बन का परसेंटेज कम रहेगा, है ना, कार्बन जिसमें ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पोल्यूशन करेगा। तो ऑब्वियसली दिस कॉजेस मोर पोल्यूशन। यहाँ पे जो है पोल्यूशन इस वाले केस में अनसैचुरेटेड में ज्यादा होता है, सैचुरेटेड में पोल्यूशन जो है वो कम होता है, जिस वजह से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करेंगे। कैसे कम होता है देख लो, जैसे कि CH4 लिख रहा हूं मैं, तो 5 एटम में एक एटम यहां पर कार्बन हुआ। इसमें देखो जब मैं लिख रहा हूं C2H6, तो इसमें कितना, सॉरी C2H4 है ना, इथीन हो जाएगा। तो इसमें देखो 6 एटम में 2 एटम कार्बन के हो गए। इसमें भी देखो मैं C2H6 लिखता हूं जो इथेन वाला है ना, C2H6, तो यानी कि 6 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम कार्बन का। इसमें देखो 4 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम कार्बन का, तो रिलेटिवली कार्बन का परसेंटेज यहां ज्यादा हो गया। अगर मैं C2H2 लिखूं यानी इथाइन, ये और ज्यादा कार्बन कंटेन कर रहा है, 50% कार्बन कंटेन कर रहा है ना, तो यानी ये ज्यादा कार्बन कंटेन कर रहे हैं हाइड्रोजन की कंपैरिजन में या परसेंटेज वाइज, सो दिस विल कॉज मोर पोल्यूशन। इसके लिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सिलेक्ट करेंगे, ये अच्छा फ्यूल होगा इनमें। अच्छा, और जो हम बर्नर यूज कर रहे हैं, जो स्टोव यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एयर पोर्स है ना, एयर जाने के लिए पोर्स दिया होता है। अगर वो पोर्स मतलब ऑक्सीजन जाएगा तभी तो प्रॉपर्ली ये बर्निंग होगी और एफिशिएंसी से हीट प्रोड्यूस होगा। अगर वो पोर्स बंद हो गए तो आपके बर्तन काले पड़ने लगेंगे, और इंडिकेशन क्या है वो कि आपका फ्यूल प्रॉपर्ली जल नहीं रहा है या एफिशिएंटली उसका यूज नहीं हो पा रहा है ना, जिससे प्रॉपर्ली वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अगर क्लीन फ्यूल है, प्रॉपर्ली वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अगर ज्यादा कार्बन वो रिलीज कर रहा है तो वो रेड कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, या सॉरी नॉट ये रेड, येलो कलर की, येलो कलर का फ्लेम मतलब सूथी फ्लेम। इसमें भी कंपेयर करो तो ये जिसमें कम कार्बन है ये ब्लूइश फ्लेम फॉर्म करता है, और जिसमें ज्यादा कार्बन है वो येलो फ्लेम फॉर्म करता है। दिस इज है ना, येलो फ्लेम का मतलब ज्यादा सूथ मतलब ज्यादा कार्बन पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है। ओके, बात करें अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो हमको वैसे ये वाला भी ऑक्सीजन का एडिशन ही है, पर इसके अलावा हमको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि अल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है C2H5OH, क्या है ये, इथेनॉल है। तो इथेनॉल में अगर हम अल्कलाइन KMNO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट अगर हम करें तो यहां पर ये बन सकता है इथेनोइक एसिड, बन जाएगा ये इथेनोइक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला, CH3COOH ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो यानी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, देखो यहां पर एक ऑक्सीजन है और इधर देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड किया गया है और ये लोगों ने ऑक्सीजन ऐड किया, सो दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करके और हमने इसको बना दिया एसिड, है ना। अब यहां पर देख सकते हो ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है और हाइड्रोजन रिमूव भी हुआ है ना। यहां से हाइड्रोजन देखो, यहाँ 6 हाइड्रोजन था, जबकि यहां पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर सिर्फ 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यानी क्या, ऑक्सीजन जो है वो ऐड भी हुआ है और हाइड्रोजन यहां से रिमूव भी हुआ है, एंड हेंस
दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन में आपको जो दिया हुआ है यहां पर, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। एडिशन किसका दिया है? हाइड्रोजन का एडिशन के हिसाब से बात किया है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? वी कैन टेक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करके उसको हम बना सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑयल क्या होता है? ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसको हम फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, देखो, सपोज वी आर हैविंग दिस, तो ये R का मतलब क्या है? देखो डबल बॉन्ड आ गया, मतलब कि अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा। और R मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप है ये, मतलब कार्बन के और लंबे चेन हो सकते हैं। तो बेसिकली मान लो कि भाई ये ऑयल है, या कहो तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए यहाँ पर हमको कुछ कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे निकल कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये डबल बॉन्ड टूट के और इसमें ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यू कैन सी इट राइट हेयर, यहाँ पर और यहाँ पर उस बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और बाकी जो यूनिट्स थे वो वैसे ही है, ठीक है। तो ये बन गया फैट, दैट इज कहो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यानी ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इनटू फैट। वैसे हमारे हेल्थ के हिसाब से बात करा जाए तो ऑयल जो है वो ज़्यादा सही होता है, फैट जो है वो हमारे हेल्थ में, है ना, वो कोलेस्ट्रॉल या कहो तो वो हमारे अंदर ज़्यादा हार्ट की डिसीजेस कॉज कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑयल जो है ना ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो लोग इसको प्रोसेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाई जाएगी। वैसे हमारे हेल्थ के लिए ऑयल ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो दिस वाज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, यानी हाइड्रोजन ऐड करने वाला एडिशन रिएक्शन था। लास्टली यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला कंपाउंड लिया मीथेन, है ना, तो अब इसमें ये वैसे इतना रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड करें तो ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की जगह ले सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है या सब्स्टिट्यूट कर सकता है उसको। सो दिस कैन फॉर्म, अब ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। सो नाउ दिस इज फॉर्मिंग, देखो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। दिस वाज मीथेन और मीथेन में एक क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर का एक क्लोरीन कंबाइन हो जाएगा और ये HCl बन जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल क्लोराइड या कहो तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और इसमें ये हो सकता है कि आप दूसरे हाइड्रोजन की पोजीशंस को भी क्लोरीन से आगे जाके और उसमें एडिशन या कहो तो सब्स्टिट्यूशन आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है इथेनॉल इथेनोइक एसिड का, दूसरा है सोप और डिटर्जेंट का, और तीसरा मैं बताऊंगा सेपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में बता दो कि ये कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। जैसे इथेनॉल बिलोंग करता है अल्कोहल फैमिली से, ठीक है। इथेनोइक एसिड बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड की फैमिली से, ठीक है। इसके बाद इसका जो अटैचमेंट है, ठीक है, इसमें हम क्या अटैचमेंट लगाते हैं यहाँ फंक्शन ग्रुप का, ठीक है, OH का अटैचमेंट लगता है। यहाँ पे क्या अटैचमेंट लगता है? C डबल बॉन्ड O और एक OH का अटैचमेंट लगता है, COOH का अटैचमेंट लगता है, ओके। अगर हम इनके केमिकली क्या डिफरेंसेस हैं वो अगर देखना चाहें तो इथेनॉल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, वेराज जो नेचर इथेनोइक एसिड का है, सिंस दे आर एसिड तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे, वो कौन सा टेस्ट है जो दोनों को सेपरेट डिस्टिंग्विश कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो आप ये वाला लिख सकते हो कि इथेनोइक एसिड जो है जब इनको बेकिंग सोडा के साथ NaHCO3 बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपने एसिड बेसिस में पढ़ा होगा कि एसिड प्लस सोडियम
मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जैक्टली वही चीज है। दिस इज एसिड, इथेनोइक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, ऑब्वियसली सोडियम का यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, और यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एवोल्यूशन अगर लाइम वाटर से पास करे तो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पता चल जाएगा कि CO2 इवॉल्व हो रहा है, मतलब कि ये, ठीक है, दिस इज इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये चीज इथेनॉल में नहीं होगा। अगर आप इथेनॉल को रिएक्ट करते हो बेकिंग सोडा से तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये एक रिएक्शन है रिएक्टिंग विद बेकिंग सोडा, और इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, द डिफरेंस कि भाई वो चीज इथेनॉल है कि इथेनोइक एसिड है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट का अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, पहले इसके लिए आप ये समझो कि सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम का अटैचमेंट होता है, वैराज डिटर्जेंट जो है वो अमोनियम या फिर सल्फोनिक अटैचमेंट्स होते हैं। बट ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे 10th में अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, बिकॉज वो हमको इतना डेप्थ में नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा भी काफी पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सोप का पहला पॉइंट है कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। अगर सोप को हार्ड वाटर में यूज करें तो क्या होगा, वो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो ये जो है सोप क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, सोप मॉलिक्यूल उनसे रिएक्ट करके और एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जिसको स्कम कहा जाता है। ठीक है, स्कम फॉर्म करेगा और वो स्कम कपड़ों में चिपक जाता है, फिर वो वॉशिंग में और दिक्कत देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोप अगर हार्ड वाटर में यूज करे तो स्कम फॉर्म करेगा। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा, जो कि कपड़े धोने में हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला है। ठीक है, एंड डिटर्जेंट क्या करता है, इट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर बिकॉज ये वैसा कुछ कंपाउंड नहीं फॉर्म करता और ये प्रॉपरली क्लेंजिंग में काम आता है। ठीक है, whereas another difference is सोप का एक और माइनस पॉइंट क्या है, टेक टाइम टू डिसॉल्व इन वाटर, इतना फास्ट डिसॉल्व नहीं करता, whereas डिटर्जेंट जो है वो फास्ट डिसॉल्व करता है। ठीक है, एक पॉइंट और हो सकता है यहाँ पे अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जितना कम होगा पानी का उतना जल्दी कपड़े धुलेंगे। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन को और रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, डिटर्जेंट, ताकि ये फास्टर जो है एक्शन कर सके। वेराज सोप जो है उतना सरफेस टेंशन कम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए पानी का, जो डिटर्जेंट कर पाता। अगेन दैट पॉइंट अगर आपको नहीं लिखना है तो आपको काफी पॉइंट्स है। ठीक है, अनदर पॉइंट, एक गुड पॉइंट जो यहाँ पे सोप का है, एडवांटेज कह सकते हो कि दिस इज बायोडिग्रेडेबल, नेचर को नुकसान उतना नहीं कर रहा। वेराज डिटर्जेंट जो है वो क्या है, जनरली दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो उतना नेचर को थोड़ा हार्म कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू सेपोनिफिकेशन एंड एस्टरिफिकेशन। वैसे यहाँ पे डिफरेंस तो कम आता है लेकिन इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे सोप फॉर्म होता है। ठीक है, द रिएक्शन विद सोप इज फॉर्म, सच काइंड ऑफ रिएक्शन, ये जो यहाँ दिखाया गया है इसको सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली देखो कैसे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एस्टर, 10th में आपको एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड करके एक ही है एस्टर। ठीक है, तो ये जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर जो दिख रहा है, दिस इज इथाइल, देखो यहाँ पे इथाइल इथेनोएट, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एस्टर है, ये एस्टर क्योंकि यहाँ पे एक होमोलोगस सीरीज एक फैमिली की तरह है, उसमें बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे ये जो प्रॉपर दिया हुआ है दिस इज इथाइल इथेनोएट, ये रिएक्ट करता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो रिप्लेसमेंट होता है देखो कैसा है, यहाँ पे जो ये C2H5 है ये किसके साथ अटैच होगा, देखो दिस इज गेटिंग अटैच टू OH ऑफ दिस NOH, और ये Na जो है ये जगह ले लेता है C2H5 का, तो ये इसके साथ अटैच होता है। तो यू कैन सी दिस फॉर्म्स, Na देखो अटैच हो गया यहाँ वाले के साथ, तो दिस इज फॉर्मिंग, जो पहले इथाइल था वो सोडियम इथेनोएट हो गया, एंड CH3COONA, दिस इज नथिंग बट अ सोप मॉलिक्यूल जो हम जिसकी बात कर रहे थे, और ये C2H5OH के साथ अटैच हो गया, ऑब्वियसली दिस इज इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल फॉर्म हुआ और सोप फॉर्म हुआ, सेपोनिफिकेशन में इथेनॉल फॉर्म हो रहा है, ये ध्यान रहे। ठीक है, और अब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर जो हमने यहाँ पे कंपाउंड देखा वो कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इन एस्टरिफिकेशन क्या करना पड़ता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को लेना है। मतलब देखो ये एक अपोजिट की तरह है, यहाँ पे
प्रोडक्ट में इथेनॉल बन रहा था, जहां पे हम रिएक्टेंट में एस्टर ले रहे थे, और जिसमें हमको प्रोडक्ट में एस्टर बनाना है वहां पे हम रिएक्टेंट में इथेनॉल को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को, ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को मिलाया तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे सोडियम इथाइल इथेनोएट फॉर्म हुआ, यानी एस्टर फॉर्म हुआ। ओके, और अलोंग विद वाटर, यहाँ भी आप देख सकते हो कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो H है ये इन दो एटम के साथ OH के साथ अटैच हो गया, H2O फॉर्म हो गया, और ये जो C2H5 है वो यहाँ पे H की जगह आ गया, तो देखो C2H5 इसके साथ अटैच हो गया एंड दिस इज फॉर्मिंग एस्टर। व्हाट इज दैट? क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। कोई भी कपड़ों पे जो डर्ट लगा होता है, ठीक है, जो उस पे डर्ट है वो मेनली अगर नॉर्मल सा डर्ट होगा तो वो तो वैसे पानी से निकल जाता है, लेकिन अगर कोई जिद्दी दाग है जो निकल नहीं पाता कपड़ों से, कोई डाई का कलर हो या फिर कोई फ्रूट का, ओके, कोई वेजिटेबल का दाग हो, वो नहीं निकल पाता, तो जनरली कौन से डर्ट्स ज्यादा मुश्किल होते हैं निकालने? वो जो ऑयल बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो वाटर बेस्ड नहीं, जो ऑयल बेस्ड हो। ओके, तो उन डर्ट्स को निकालने के लिए जो सोप है वो काम यूज किया जाता है। वो कैसे काम करता है वो हमको याद है। ओके, सो वी हैव अ सोप मॉलिक्यूल राइट हियर। अब ऐसा नहीं कि यही एग्जैक्टली सोप मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे हम ये कार्बन चेन को जितना चाहे उतना बड़ा करते जाए, बट ये एक जनरल सोप मॉलिक्यूल, बेसिक सोप मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिया है। व्हाट इज दैट? CH3COONA। ठीक है ना, हमको जो सोप मॉलिक्यूल यहाँ दिया गया है वो यही सोप मॉलिक्यूल है। ओके ना, सेपोनिफिकेशन में ये हमने सोप मॉलिक्यूल देखा। सो दिस इज CH3COONA, द सोप मॉलिक्यूल। ओके, अब ये सोप मॉलिक्यूल के दो एंड्स है, एक इसका ये वाला एंड है, CH3COO माइनस वाला एंड है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड। व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक? क्योंकि ये पानी से, इसको थोड़ा सा परहेज होता है, ये पानी से दूर रहना पसंद करता है। ओके, केमिकली ये वाटर से थोड़ा डिफरेंट है तो इससे दूर रहना पसंद करता है। और ये जो दूसरा एंड है Na+ वाला, ओके, यानी ये वाला जो एंड है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यानी अगेन वाटर, और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन। सो दिस इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद वाटर। ये एंड पानी के साथ रह सकता है, बट दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो यानी वाटर एंड फोबिया यानी कि हेट्रेड। सो दिस एंड विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, पानी से दूर रहने की कोशिश करेगा। ओके, और यही एंड जो हाइड्रोफोबिक है, देखेंगे कि ये कैसे क्लेंजिंग का काम करता है। सी हियर, अब जब ये सोप मॉलिक्यूल जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, या उसको मिक्स किया जाता है, तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सर्कल बनेगा, बट इस तरह के सर्कल्स, इस तरह के जो स्फीयर्स है वो दिखाई देंगे। अब ये हमको वैसे दिखाई नहीं देंगे, बट ऐसे स्फीयर्स वो अरेंज कर लेते हैं ऐसे फॉर्म में। व्हाट इज दैट अरेंजमेंट कॉल्ड? इसको मिसेल कहा जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिसेल। अब ऐसा अरेंजमेंट क्यों बना है? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे ये वाला एंड पानी से दूर रहना चाहता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है कि इनका जो हाइड्रोफोबिक वाला एंड है, ये देखो ऐसा अरेंज बनेगा कि ये वाला एंड पानी से दूर रहेगा। ओके, सो ऑल हाइड्रोफोबिक एंड ट्राई टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम वाटर। इस तरह का अरेंजमेंट बना के, और वो पानी वहां पे अंदर जा नहीं पाएगा, तो वैसे पानी से दूर रहेंगे। ओके, एंड जब हम यहाँ पे इस पानी में जिसमें सोप मॉलिक्यूल इस तरह के मिसेल फॉर्म करके बैठे हैं, यहाँ पे जब हम अपने डर्ट वाले क्लोथ जब हम इसमें पुट करेंगे, तो जो मिसेल्स हैं या उसमें से जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, उनको और भी एक अच्छी जगह, और भी उससे ज्यादा महफूज जगह मिल गई है, जहां पे वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं या पानी से दूर रख सकते हैं। ठीक है ना, सो जितने भी मिसेल्स हैं वो देखो यहाँ पे जो ऑयल या जो डर्ट है और जो क्लोथ है, ओके, ये है फैब्रिक है, फैब्रिक पे जो डर्ट लगा हुआ, तो वहां पे उनका जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर या उस कॉर्नर्स के अंदर जाके ये सोप मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे या वहां अरेंज होंगे, वहां पे हाइड करेंगे अपने आप को। एंड बाय दैट, ऐसा करके वो क्या करेंगे, वो फैब्रिक से जो डर्ट का पकड़ है उसको कमजोर कर दे रहे हैं, और देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लिफ्ट अप हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड दिस इज हाउ the dirt gets separated from the cloth or the fabric. Okay, so इस तरीके से क्लेंजिंग होता है यूजिंग अ सोप। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टिपिकल क्वेश्चन है जो आपको काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस,
और ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करो ना कि जब इस कार्बन एंड कंपाउंड्स में जितने भी इक्वेशंस आपको मिलते हैं, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, चाहे वो एस्टरिफिकेशन हो, सेपोनिफिकेशन हो, या फिर जो भी कोई इक्वेशंस है उसको आप अच्छे से याद करके रखो, बिकॉज उस पर बेस्ड बहुत इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको रिमेम्बरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ये परफॉर्म करूँ इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके और इसको आप ट्राई करिए। अगर नहीं आएगा तो मैं करने ही वाला हूँ। ओके, सो मैं हट रहा हूँ। यस, ये आप पॉज करो एंड यस, पॉज 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 कर लिया और चलो ठीक है, अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वाइन एंड बियर। अरे भैया, वाइन एंड बियर आ गया है ना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटॉक्सिकेशन कॉज बाय दीज ड्रिंक्स। भाई ठीक है, वाइन और बियर में कौन सा कंपोनेंट है? यस, दैट इज इथेनॉल। यानी एक्स का पता लग चुका है, हमको एक्स और वाई बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हो गया इथेनॉल। फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ठीक है, अब क्या बोला गया देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्स। एक्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो उससे क्या बन सकता है? वाई बन सकता है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, विच इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में अगर जैसे आ गया तो हमको पता है कि भाई इसमें इथेनोइक एसिड होता है। वैसे आपको अगर इसमें ये चीज़ नहीं भी दी होती तो आपको वाई पूछा जा सकता था, बिकॉज अगर आपको इथेनॉल पता है तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स में, उसमें एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेरे ख्याल से थर्ड वन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ योर इथेनॉल गिव्स इथेनोइक एसिड, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे विनेगर दे दिया तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। विनेगर में मेन कंपोनेंट क्या है हमारा? जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इथेनोइक एसिड। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है, तो x और y का पता लग गया, अच्छी बात है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड x ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। चलो ठीक है, इससे तो कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा। गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको थोड़ा रिएक्शन याद आ रहा हो तो ये किसके केमिकल प्रॉपर्टीज में है? एथेनोइक एसिड के। तो यानी ऑब्वियसली एथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने बोला कि आपको रिएक्शन जो है थोड़े याद होने चाहिए, क्योंकि एसिड और मतलब अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने वाला जो केमिकल टेस्ट है वो भी यही है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर आप रिएक्ट करोगे एसिड को तो वो रिएक्ट करेगा, बिकॉज एसिड जो है वो बेस, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, रिएक्ट करता है, पर अल्कोहल क्योंकि न्यूट्रल नेचर का है वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखो C2H4O2 देख सकते हो आप, कार्बन 2 है यहाँ पर भी, H कितना है 3 और 1 4 और ऑक्सीजन 2, यानी कि ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस क्यों आता है, इतना फटाफट इसमें गैस एवोल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज यू नो दैट एसिड जब इससे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और CO2 फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? ऑब्वियसली CH3COONA, जिसको हम सोप भी नाम देते हैं ना, और वाटर इज H2O ऑब्वियसली, एंड CO2 का लिबरेशन है, इसलिए ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहा है। तो वैसे हमको यहाँ पर पूछा गया था X, तो ठीक है, X का तो पता लग गया कि भैया वो क्या है? इथेनोइक एसिड है। अगला देख लें, व्हेन अ कंपाउंड X reacts with another compound Y, presence of an acid, in the presence of an acid catalyst, it gives a sweet smelling compound Z। sweet smelling compound 10th स्टैंडर्ड में जब ये आ जाए ना तो बस ज़्यादा सोचना नहीं है और सीधे एस्टर समझ लेना है। तो यानी ये चीज़ जो है, एक ही दिया ना आपको 10th में, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। तो यानी बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, X रिएक्टिंग विद Y इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एन एस्टर। तो एथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन लिख दो वैसे,
H3COOH, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, ये रिएक्ट करता है इथेनॉल से तो एस्टर फॉर्म होता है, राइट। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जरूरी है रिएक्शंस याद रखने, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। C2H5OH के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो क्या होता है इसके अंदर, ये जो आपका H है ये निकल जाता है, OH के साथ चला जाता है, H और OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और ये होता है एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। और इसमें ये जो आपका CH3COO है, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3, C यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, एक्चुअली ये जो CH3COO है वो ये पैटर्न में होता है, ठीक है। और यहाँ पर O का जो दूसरा वैलेंसी है उसमें ये अटैच हो जाएगा, दैट इज C2H5, और ये बन जाएगा आपका एस्टर, जिसका अलग अलग फ्रूट्स का इसमें अलग अलग एस्टर की जो उसमें मेंबर्स हैं उनका अलग अलग फ्रूटी स्मेल होता है, यानी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड में, यही आपको याद रखना है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप जरूर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आएंगे। बहुत लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता CBSE में, ओके। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाई कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट कि मैं उसी टॉपिक पे प्रिपेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।